हेलो नमस्ते, माई सेल्फ सिमोना प्रकाश। वेलकम टू महामना एकेडमी। मैं इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ और अभी मैंने अकाउंट्स का इंट्रो वीडियो भी डाला है। अगर आपने अकाउंट्स का इंट्रो वीडियो देखा होगा तो आपको अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में पता होगा और आपको बेसिक जानकारी वहाँ से मिली होगी। अब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पे। प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम सारे वीडियोज़ डालने वाले हैं A to Z। ठीक है। अभी एक और बात, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि पूरा 12th आपका इसके भरोसे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक चैप्टर जो है वो आपके 12th में आता है और मुझे लगता है कि 10 नंबर का वेटेज होता है, 10 मार्क्स के वेटेज होते हैं इस चैप्टर का। तो प्लीज़ 12th वाले भी आप इसको ध्यान से देखना। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात है कि सिर्फ 11th 12th करके आपका CUET क्रैक हो रहा है तो कॉमर्स में मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आपको अकाउंट्स इस वीडियो के एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो आप NCERT देख सकते हो, आप NCERT देख सकते हो। ठीक है। और एक और बुक आती है अरिहंत की, एक बुक आती है अरिहंत की। मैं ये पर्सनली बहुत ही फॉलो करती हूँ, इवन मैंने कंपटीशन के लिए भी ये बुक बहुत फॉलो की है और मैं खुद भी एग्ज़ाम क्रैक करके BHU से ही मैंने पढ़ाई किया है, तो मैंने ये बुक का बहुत हेल्प लिया है। तो आप प्लीज़, क्योंकि इस बुक में क्या है कि स्टार्टिंग में ही थोड़ा हर चैप्टर का, अगर आपने NCERT पढ़ा हुआ है, कोई वीडियो फॉलो किया हुआ है, आपका खुद का नोट्स है, अगर आप सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से देखते हैं या अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज़ से देखते हैं, तो इस बुक में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा समरी दिया रहेगा, मतलब आप ऑलरेडी रिवाइज कर लेंगे उससे। और आपका, मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, प्लस आप थियरी बेसिस पे पढ़ते जा रहे हो। आपने 12th में जो एग्जाम दिया है वो भी ऐसे दिया है कि थियरी दिया है, न्यूमेरिकल दिया है, आपने MCQ फॉर्म में ज़्यादा नहीं पढ़ाई की है। तो आपको MCQ की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। मुझे लगता है उसमें ये अरिहंत की बुक बहुत हेल्प करेगी आपकी। अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अभी हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है अकाउंट्स का जो सबसे ज़्यादा नंबर ले आता है और सबसे ज़्यादा इजी भी होता है। तो अगर आपको लगता है ना कि कभी कभी हम लोग जल्दीबाजी में एग्जाम की तैयारी करते हैं और लगता है कि इतने चैप्टर्स पढ़ लें और ये वाले चैप्टर्स छोड़ दें, तो अगर आपने ये वाला अगर कभी भी अपनाना कि नहीं मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो ये अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो मस्ट पढ़ना, क्योंकि ये ईजी बहुत है। ठीक है। अभी तक हम लोग जब अपने अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं कंपनीज के बारे में जो प्रॉफिट अर्न करती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं, जो सेल करती हैं, हम ऐसी कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट से इसका कोई खास लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये ना तो सेल में इन्वॉल्व होती है ना तो परचेस करने में इन्वॉल्व होती है। तो आप सोचेंगे अरे फिर ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में जब ऐसा कुछ नहीं करती है। तो क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाते हैं लेकिन हमारे कॉर्पोरेट वाले से कम बनाते हैं। ठीक है। लेकिन इनका मेन जो एम होता है वो प्रॉफिट ना होके, इनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट ना हो करके, इनका मेन एम क्या होता है? वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर। प्रॉफिट ना होके इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है? वेलफेयर होता है। ठीक है। तो ये पीपल के वेलफेयर के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनता है और काम करता है। चलिए देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर इस्टेब्लिश्ड दैट आर फॉर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर। ठीक है। देखें, वेलफेयर ऑफ द community and are set up as the charitable association which operates without any motive for profit। मतलब इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता है। ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं और इनका मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक क्लास और पब्लिक। मतलब एक स्पेसिफिक क्लास को, मान लीजिए कि एक गरीब है या एक मिडिल क्लास लोग हैं या एक एजुकेशन जैसे स्टूडेंट को वो प्रॉफिट उनको उनके लिए बुक देना चाहते हैं, उनके लिए कंप्यूटर करना चाहते हैं, या फिर पब्लिक के वेलफेयर में ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। मतलब इनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट ना हो करके क्या होता है, लोगों का वेलफेयर करना होता है। या एक स्पेसिफिक, मान लीजिए कि अब आप सोचेंगे कि सिर्फ गरीबों का ही वेलफेयर होता है, बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई एकदम मेधावी बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है उसको स्कॉलरशिप देते हैं, ऐसा है ना, तो वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये भी एक मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ गरीब के लिए काम करे। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा स्कीम निकाले कि जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं उनके लिए मैं स्कॉलरशिप देने वाला हूं या उनको कंप्यूटर देने वाला हूं। ठीक है। तो एक स्पेसिफिक क्लास या एक पब्लिक को हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है। यूजुअली दे डू नॉट प्रोड्यूस बाय और सेल कम्युनिटीज एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन।
ट्रांजेक्शंस। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टेब्लिशमेंट दैट आर फॉर यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। मैंने कहा क्या कहा कि ये किससे डील करता है, वेलफेयर से। ठीक है, इसके कीवर्ड्स क्या हुए, वेलफेयर, ठीक है, कम्युनिटी, एंड आर सेटअप एज द चैरिटेबल एसोसिएशन विच ऑपरेट्स विदाउट एनी मोटिव ऑफ प्रॉफिट। मतलब इनका दूसरा जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, इनका जो प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, क्या है, प्रॉफिट का कोई भी मोटिव नहीं है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू स्पेसिफिक क्लास। अब देखो ये स्पेसिफिक क्लास और द पब्लिक। अब अभी आपको मैंने समझाया कि स्पेसिफिक क्लास का मतलब यहाँ पे क्या है। अभी आपको स्पेसिफिक क्लास का मतलब हमेशा ये समझ आएगा कि एक गरीब का हेल्प करना, या एक निम्न स्तर के कोई लोग हैं जो नहीं अभी ऊपर उठे हैं उनका हेल्प करना, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक क्लास मान लीजिए कि एक एजुकेशन सोसाइटी की हेल्प करना भी। मान लीजिए कि कोई मेधावी बच्चा है, भले वो रिच है, ठीक है, अगर वो मेधावी है तो उसको और मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप और अच्छा करोगे तो आपको स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर क्लास हो कि अगर कोई भी स्टूडेंट इन स्पाइट ऑफ ये इग्नोरिंग कि वो क्या उसका इनकम लेवल है, ये देखना कि अगर वो अच्छा कर रहा है, हम उसको कंप्यूटर देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं, हम फोन देना चाहते हैं, या किसी और तरीके की हेल्प करना चाहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा ही करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका मेन मोटिव जो होता है लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, यूजुअली दे डू नॉट प्रोड्यूस बाय और सेल कमोडिटीज एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब यूजुअली इनका कोई भी ऐसा कमोडिटी से सेल करने परचेज करने का कोई भी ऐसा काम नहीं होता है। लेकिन अभी ये आप सोचोगे यूजुअली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा करते भी हैं। अब जैसे आपने कभी एक इस्कॉन का नाम सुना है, इस्कॉन, आप अगर हिंदू होंगे तो आपको पता होगा, इस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, मैं इसको भी ऑर्गेनाइजेशन ही लेके चल रही हूँ। ठीक है, ये इनका जो मतलब ये इस्कॉन वाले जो लोग होते हैं, इनका बहुत सारा वेलफेयर का एक्टिविटी चलता है। ठीक है, ये टेम्पल्स बनवाते हैं। ठीक है, टेम्पल्स बनवाते हैं, ये स्टूडेंट को एजुकेट भी करते हैं। ठीक है, एजुकेशन में भी हैं ये लोग बहुत सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फूड भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये जो सारा एक्टिविटी है ये इनका डोनेशन से तो होता है। ठीक है, इनका जो मेन इनकम का स्रोत है वो डोनेशन होता है। ठीक है, डोनेशन होता है। लेकिन जैसे कि आप लोग भगवान की तरफ जो जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है, वो डोनेशन होता है, इनका जो मेन इनकम का स्रोत होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो इनका सारा ये काम है वो सिर्फ इससे ही चल जाता है। आप कभी कभी इस्कॉन वालों को देखते होंगे, यूट्यूब चैनल खोल के रखा है उन्हें। ठीक है, तो उनको उससे भी इनकम आ रही है। कभी आप देखोगे कि इस्कॉन का टेम्पल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इस्कॉन का टेम्पल है और बगल में ही एक शॉप होगी इस्कॉन की ही। ये कृष्ण, इस्कॉन इज बेसिकली जो नॉन हिंदू है, मैं उनको बता दूं कि ये एक श्री कृष्ण भगवान और राधा जी को डेडिकेटेड टेम्पल होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर उनका मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और अपना सारा एम्यूनिटीज दे रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी एक शॉप होती है जो कृष्ण भगवान से रिलेटेड चीजें बेचती है, जैसे कि उनकी फोटो हो गई, उनके पूजा से रिलेटेड चीजें बेचती है। तो जो इसका प्रॉफिट आता है, मैंने अभी क्या कहा कि प्रॉफिट और लॉस में ये इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, मतलब ये परचेज और बाय तो नहीं करते हैं, लेकिन यूजुअली नहीं करते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इस्कॉन का एग्जांपल, इस्कॉन क्या है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है क्या? नहीं ना, आप इसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये क्या, बाय करने और सेल करने का काम करती है। आप वहां पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये लोग बहुत प्यार से स्वीटली बोलते हुए आपको परचेज करेंगे, आपको परचेज करने के लिए बोलेंगे कि सर आप ये परचेज कर लीजिए, ये परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो ये बुक्स वगैरह भी सेल करते हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे मेरे पास एक बुक पड़ी भी है इस्कॉन की, ये देखिए कि ऐसी कुछ बुक्स होती हैं। इवन बहुत लोग होते हैं जो श्री कृष्ण भगवान को एज लला अपने घर में रखते हैं, तो उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरीज, ये सारे ये लोग सेल करते हैं और परचेज करते हैं, और इससे जो प्रॉफिट होता है ये भी इनका इनकम का स्रोत होता है। इंस्पाइट ये एक डोनेशन तो है ही इनका स्रोत, लेकिन इससे भी इनको स्रोत, मतलब इससे भी इनको प्रॉफिट होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यूजुअली क्यों बोला गया है? यूजुअली इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत सारे ऐसा होते हैं कि सिर्फ डोनेशन पे या जो मेंबरशिप चार्जेस मिलते हैं, जो फीस मिलता है, उसी पे वो एनजीओ चलता है। लेकिन बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका काम परचेज करने और सेल करने का भी होता है। ठीक है, अभी के लिए। लेकिन आप जब अपने चैप्टर्स में पढ़ोगे तो ये दिमाग में रख के चलोगे कि इनका कोई ये सेल परचेज का लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेयरली होता है। लेकिन हम अपने जब भी एग्जाम में लिखेंगे डेफिनेशन, तो ये यूजुअली लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये करते ही नहीं है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है डेफिनेशन? मुझे लग रहा है एग्जाम्पल समझ में आया होगा, डेफिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, Therefore they need not to manage many books of accounts। अब क्योंकि ये प्रॉफिट और सेल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं यूजुअली,
मैंने कहा यूजुअली ये इन्वॉल्व नहीं होते, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम होता है कि इन्वॉल्व। अब इस्कॉन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट बनाते हैं, वैसे इस्कॉन अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता होगा। क्या बनाता होगा? सारा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता होगा, ठीक है, ये सारा बुक्स ऑफ अकाउंट अपना बनाता होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी एनजीओज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका प्रॉफिट मतलब परचेस करने और सेल करने से कोई लेना देना नहीं है, तो इतना बड़ा सारा ब्लेजर्स बनाना, सब्सिडरी बुक्स बनाने का जरूरत नहीं है। वो कुछ लिमिटेड बुक्स बनाते हैं, हम लोग वही आगे पढ़ने वाले हैं। Therefore, they need not to manage many books of account as the trading entities do। जैसा कि ट्रेडिंग एंटिटीज करती है। ट्रेडिंग एंटिटीज क्या करती हैं? परचेज बुक अलग होता है, कैश बुक अलग होता है, ठीक है, उनका बैलेंस शीट अलग होता है। तो यहाँ पे उनका बहुत सारा नंबर ऑफ बुक्स होता है, यहाँ पे कुछ लिमिटेड बुक्स होती हैं, ठीक है। एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द फंड्स रेज बाय द सच एस्टेब्लिशमेंट्स आर क्रेडिटेड टू द जनरल फंड और कैपिटल फंड। मतलब ये जो फंड ये लोग रेज करते हैं, जैसे मान लीजिए जो डोनेशन मिला, ठीक है, या फिर इनको मेंबरशिप फीस मिला। अभी आपको लगेगा मेंबरशिप फीस क्या होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगी। अभी आप समझ लो कि एक अमाउंट मिलता है उनको, ठीक है। तो डोनेशन मिला, मेंबरशिप फीस मिला, ये कहाँ पे जाता है? ये कैपिटल फंड में जाता है। किस में जाता है? कैपिटल फंड में जाता है इनके। द मेजर सोर्सेज ऑफ देयर इनकम यूजुअली आर सब्सक्रिप्शन। जैसे इनका जो मेजर सोर्स है क्या है? वो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, जो उनके मेंबर्स करते हैं, डोनेशंस है, ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और ग्रांट्स इन एड्स, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ और ये सब समझाती हूँ कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मेंबर्स क्या, डोनेशन क्या होता है। अब मान लीजिए कि मैंने एक एनजीओ खोला, ठीक है, मैंने बोला कि हमारे साथ आप आके जुड़ सकते हैं अगर आप इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो, लेकिन इसका एक फीस है। हाँ, ये हमारा एक मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ए है, ठीक है, ये एक एनजीओ है, ठीक है। अब अगर एक पर्टिकुलर इंसान है जो चाहता है कि इस एनजीओ में आए, तो क्या होगा? कोई क्राइटेरिया होगा ना कि आप एक एनजीओ में जा सकते हैं। तो मैंने इस जितने भी लोग हैं उन सबके लिए एक हमने ये रखा है कि आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा, ठीक है। आपने यूट्यूब में कभी देखा है कि लोग मतलब नीचे बेल लिखा रहता है कि अगर आप हमको सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो हम आपको एक हम अगर गिव अवे देते हैं तो हम ऐसा कर देंगे आपके लिए। या अगर मान लीजिए हमने कल को अपना एक कोर्स लॉन्च किया, हमने कहा कि हम अपने पहले 100 सब्सक्राइबर्स को या पहले 100 मेरा जो भी मेरा कोर्स होगा उसको सब्सक्राइब करेगा, उसको मैं 50% ऑफ दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ रखते हैं ना तो लोग जल्दी आते हैं। तो ऐसे ही, और प्लस एक पता चलता है कि अच्छा कितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एक्चुअली कौन वो पहले 100 लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। तो ये तो प्रॉफिट मेकिंग है, तो हम प्रॉफिट के बारे में, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, फिर भी एक होगा ना, डेटा तो होना चाहिए ना कि कितने लोग हमसे, क्योंकि इनका भी तो अपना खर्च है, तो कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं इनको पता करना होगा। तो वो लोगों को जोड़ने के लिए क्या होगा? एक पर्टिकुलर फीस, मान लीजिए कि हम एक पर्टिकुलर फीस को 10,000 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये 10,000 हम क्या करेंगे? इनका सब्सक्रिप्शन, अगर ये 10,000 देते हैं तो ये इस ए कंपनी में क्या करेंगे? ए ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को इनरोल कर लेंगे, और क्या होगा? इनका मेंबरशिप फीस होगा। अब मान लीजिए कि अगर 10,000 में इन्होंने अपने आप को ज्वाइन कर लिया, अब ये आप एनजीओ में क्यों आप खुद को ज्वाइन करोगे? इसीलिए ना, क्योंकि आप टाइम टू टाइम उसमें हेल्प करना चाहते हो। तो आप एक पर्टिकुलर फीस किया, अच्छा ठीक है सर, आप 500 रुपीज पर मंथ आप देते रहेंगे। तो ये जो 10,000 सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, प्लस ये जो पर मंथ 500 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है, जो पर मंथ ये 500 रुपीज दे रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये इनका मेंबरशिप फीस है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इन्वेस्टमेंट से आपको क्या, अभी मैंने आपको इस्कॉन का एग्जांपल दिया, तो वो जो शॉप है वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। जो डोनेशन से आता है पैसा, उससे वो शॉप इन्वेस्ट करते हैं और वो शॉप बनाते हैं, फिर उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ऐसे ही दूसरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने पैसे को कहीं पे जाके इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उससे प्रॉफिट और ज्यादा हो और वो वेलफेयर का काम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। आई थिंक आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर नहीं आया है तो प्लीज आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछेगा। मैंने और अच्छे तरीके से इसको लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर द एस्टैब्लिशमेंट दैट आर फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड आर सेट अप एट द चैरिटेबल एसोसिएशन। क्या बोलते हैं हम इसको? चैरिटेबल एसोसिएशन। अब ये मैंने इतना बड़ा क्यों, आप सोच रहे होंगे 12th में तो इतना बड़ा लिखा नहीं है, ये मैम क्यों इतना बड़ा थियरी हमें दे रही है। आपको ना कीवर्ड्स पता होना चाहिए। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो कीवर्ड्स पता चलना चाहिए। तो अभी आपको 2 कीवर्ड मिले थे इससे पहले, अब ये तीसरा कीवर्ड क्या है? चैरिटेबल एसोसिएशन। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक चैरिटेबल एसोसिएशन भी होता है, ठीक है, विच ऑपरेट्स विदाउट एनी मोटिव ऑफ प्रॉफिट, जिसका प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं होता है, ठीक है। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज
टू अ स्पेसिफिक क्लास आर पब्लिक एट द लार्जर पिक्चर। मतलब इनका पहला मैंने कहा ना कि कुछ लोग सेल एंड परचेज में भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, किसी स्पेसिफिक क्लास या पब्लिक को क्या करना, वेलफेयर देना, ठीक है, उनका फायदा उनका देखना, ठीक है, उनका केयर करना, ठीक। यूजुअली दे डू नॉट प्रोड्यूस, सेल, बाय और सेल कम्युनिटी एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि इनका कोई क्रेडिट, मतलब ये कोई कर्जदार नहीं इनके होते हैं, ना ये बाय करते हैं ना सेल करते हैं यूजुअली, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। देयरफॉर दे नीड नॉट मैनेज मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसलिए इनको ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग एंटिटीज की तरह। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, द फंड्स रेज्ड बाय सच एस्टैब्लिशमेंट्स आर क्रेडिटेड टू द जनरल फंड। ये फिर अगेन मैंने लिखा है कि जो फंड रेज होता है इस तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फंड में हम क्रेडिट करते हैं, या इसको हम कैपिटल फंड भी बोलते हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ देयर इनकम यूजुअली आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स। मतलब जो अभी मैंने आपको बताया ना, जो 10,000 का अमाउंट था, ठीक है, तो जो मेजर सोर्स इनका होता है क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, डोनेशन होता है, ठीक है, इनकम होता है इन्वेस्टमेंट से, ठीक। द मेन एम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इन सच एस्टैब्लिशमेंट इज टू मीट द स्टैट्यूटरी नेसेसिटीज एंड असिस्ट देम इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द कंजप्शन ऑफ देयर फंड्स। अभी आपको मैंने बोला कि इनका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं ये मैनेज करते हैं ज्यादा, लेकिन जो थोड़े बहुत बनाते हैं वो उनका मेन एम क्या होता है, अपना डे टू डे लाइफ को देख सके, मैनेज कर सके, उनके नेसेसिटी को। अगर मान लीजिए कोई एनजीओ है, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक 10 बच्चों का एजुकेशन देख रही हूँ, तो उनका 10 बच्चों का फीस देना होगा मुझे, उनके लिए बुक्स, उनके लिए कॉपी, उनके लिए बैग, ठीक है, तो ये सारे खर्चे हम देख सके कितना प्रॉफिट है। हम अगर बहुत अच्छे प्रॉफिट में है तो हम 500 का बैग दे सकते हैं, अगर हम ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है तो हम 200 का बैग दे सकते हैं। तो ये नेसेसिटीज को और सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली अ फाइनेंशियल ईयर। ये भी एक फाइनेंशियल ईयर में क्या करते हैं, अपना एक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम आपको बस अभी बता रहे हैं। एंड डिटरमाइन देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि इनका क्या इनकम रहा है और इन्होंने क्या एक्सपेंड किया है, ठीक है। and the financial condition and they submit them to statutory authority known as the registrar of society। ये पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और ये किसको सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। मतलब ये सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको ये बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करते हैं, जाके सबमिट करते हैं। आपको समझ में आया कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों बनाते हैं और कहाँ सबमिट करते हैं। अब इनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इनके क्या फीचर्स हैं, हम ये देखने वाले हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स of such establishments are established for furnishing services to provide a particular group or public at a larger picture such as recreation, education, sports, health care and other without any deliberation of creed, caste and color। मतलब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैंने आपको क्या बोला, इनका जो काम होता है एक पर्टिकुलर क्लास को या पर्टिकुलर पब्लिक को क्या करना होता है, वेलफेयर प्रोवाइड करना होता है। तो आप सोचेंगे वो पर्टिकुलर क्लास कौन है, ठीक है। एजुकेशन की बात किया मैम ने, तो सिर्फ एजुकेशन है क्या, नहीं, यहाँ पे देखो एजुकेशन है, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी हेल्प करते हैं, हेल्थ केयर में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं देखते हैं कि उसका कास्ट क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है, ये सब इन सारे को साइड में रख के वो हर किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है। इट्स सोल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज एट फ्री कॉस्ट। मतलब इसका पहला ऑब्जेक्टिव, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विसेज को फ्री कॉस्ट पे। अभी मैंने इस्कॉन का एग्जांपल दिया, वो क्या करते हैं, फूड क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है, सर्विसेज किस बात पे प्रोवाइड करते हैं, फ्री कॉस्ट पे, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पे और नॉमिनल कॉस्ट, या फिर अगर कॉस्ट चार्ज भी करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत कम चार्जेस होंगे, तो आप उससे खरीद सकते हो, ठीक है। एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। जैसे आप गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लो कि वो वेलफेयर के लिए जब काम करती है तो वो राशन शॉप पे राशन दिलाती है, तो उसका आप देखोगे जो बाहर 30 रुपीज़ पर केजी राइस मिलता है, वो वहाँ पे आप देखोगे कि 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ पर केजी ही मिलता है, ठीक है। These are established and organized as the charitable societies, trust and subscribe to such establishment known as members। मतलब कि ये जो establishments होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, organized, इसको हम चैरिटेबल सोसाइटीज बोलते हैं या फिर ट्रस्ट बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, चैरिटेबल सोसाइटी या फिर हम इसको ट्रस्ट बोलते हैं। तो पहला ये हो जाएगा फीचर, दूसरा ये फीचर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, चैरिटेबल सोसाइटी और या फिर ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो लोग होते हैं जो इसमें ज्वाइन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। आप इसके कीवर्ड्स याद रखोगे, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। तो जो लोग होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। देयर फेनोमेनन आर नॉर्मली रेगुलेटेड बाय द मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी सेलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। मतलब कि ये जो सारा काम इनका है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव
कमिटी, ये किसके द्वारा चूज किया जाता है? इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चूज किया जाता है। किसके द्वारा चूज किया जाता है? इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चूज किया जाता है। और किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी के द्वारा, ठीक है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर, इन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर्स। अभी मैंने आपको बोला ना कि वो अगर आप एक एनजीओ या एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके बदले में आपको एक फीस देनी पड़ती है, उस फीस को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो वो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। लेगेसीज, अभी आप देखो ये लेगेसीज क्या होती है। अगर मान लीजिए कि हम एक एनजीओ चलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरा ये एक एनजीओ है, ये पर्टिकुलर एक एनजीओ है। अब मैंने क्या किया कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और मैंने एक लेगेसी बना ली है अपनी, ठीक है। और उसकी वजह से मेरे अच्छे काम, अब अभी आपने देखा कि लॉकडाउन में सोनू सूद ने इतना अच्छा काम किया तो उनको कितने सारे फंड्स, डोनेशन, सब कुछ मिले। मैंने भी ऐसा कुछ काम कर लिया है जिसमें, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस्कॉन का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो उसने अपना एक लेगेसी बना के रखा है इंटरनेशनली, नेशनली, वो एक बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। तो वो लेगेसीज भी होते हैं। फिर ग्रांट्स भी बहुत सारे हम इन्वेस्टमेंट्स और सारे करते हैं, हमें भी आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट, तो ग्रांट्स भी हमें जो होते हैं वो भी एक इनकम होता है। प्लस जो डोनेशन मिलता है, ये तो मुझे लगता है मेन होता है, जो डोनेशन होता है ये भी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। हो गया ना, मेरा बर्थडे है, मैं जाके पार्टी करने के बजाय मैंने क्या किया, किसी किड्स वेलफेयर एनजीओ में या फिर वृद्धाश्रम में मैंने क्या किया, पैसे दान कर दिए। और ऐसा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग करते हैं, ठीक। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, और जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आता है, अभी मैंने इस्कॉन का एग्जांपल दिया था। इस्कॉन क्या करता है, एक शॉप खोल देता है अपने आसपास ही, मंदिर के बगल में एक छोटा सा शॉप होगा, वो श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड होगा, तो वो भी एक तरह का क्या हुआ, उनका इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। अब आप ये मत सोच लेना कि सिर्फ शॉप खोलने को ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, आपको मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट तो पता ही हुआ कि क्या होता है। द फंड्स रेज्ड बाय द सच एस्टेब्लिशमेंट्स या वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड। मतलब ये सारे सोर्सेज से जो फंड आते हैं, ठीक है, ये सारे सोर्सेज से जो फंड आते हैं उसको हम कहाँ पे क्रेडिट करते हैं? कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड में। किस में क्रेडिट करते हैं बेटा? कैपिटल फंड में या जनरल फंड में, ठीक है। द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट एलोकेटेड अमॉन्ग्स द मेंबर्स। मतलब कि अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट होता है, तो अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कंपनी होती है और कंपनी क्या होता है, उसमें प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, उसके मेंबर्स में बंटवारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर सरप्लस हो गया है तो वो मेंबर्स में बट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो इनकम होता है ओवर एक्सपेंडिचर, अगर मतलब प्रॉफिट हुआ है तो वो लोगों में बटता नहीं है। इट इज सिंपली एडेड इन द कैपिटल फंड। ये क्या होता है, ये जो पैसा है वो कैपिटल फंड में जोड़ लिया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट वेलफेयर करने के लिए। द एनपीओ अर्न्स देयर प्रेस्टीज बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी रेदर देन ऑन द कंज्यूमर्स ओनर्स कंटेंट। मतलब अब एनपीओ मान लीजिए इन्वेस्ट करके खूब प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इस पे नहीं वो मतलब वेलफेयर, ये जो एनपीओ है इस पे नहीं चलेगा। आपने बाबा रामदेव की बात सुनी होगी, ये लोग भी बहुत सारे एनजीओ चलाते थे, लेकिन इनका मेन काम था वेलफेयर करना। हो सकता है कि ये अगर कहीं पे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले हो, वो बहुत प्रॉफिटेबल हो, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो कितना वेलफेयर। द अकाउंटिंग डेटा फर्निश्ड बाय सच एस्टेब्लिशमेंट्स आर मींट फॉर द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मतलब उनका जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वो वेलफेयर के लिए कुछ फंड प्रोवाइड करते हैं, किसी स्पोर्ट्स क्लब को वो फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उनका जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या करते हैं, उससे वो स्टैट्यूटरी अपना रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। आपको फीचर्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखेंगे कि कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग records of not for profit organization. These organization are set up with the objective of welfare of society. मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किस लिए बनते हैं? वेलफेयर के लिए बनते हैं। हम लोग इतनी बार पढ़ चुके। द ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट्स आर कंप्लीटली अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड मेंबर। क्योंकि ये वेलफेयर के लिए बना हुआ है, इसमें लोगों का भी, पब्लिक का भी फंड जाता है एज अ डोनेशन, एज अ मेंबरशिप फीस। तो ये जो ट्रस्टीज होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इन अकाउंट्स का, वो किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए क्या होते हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट्स आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया इतनी बार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इसके एग्जाम्पल, ठीक है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैंने इस्कॉन का एग्जाम्पल दिया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, या ट्रेड एंड यूनियन क्लब्स हैं, ठीक है। अब आपको वो जो एक और क्लब आप जानते हैं वो क्लब नहीं, ठीक है, ये क्लब है जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। However, the NPOs do not manage any capital account। जबकि हम ये जानते हैं कि जो NPO होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं, कोई भी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं। इनका कैपिटल फंड में पैसा जाता है लेकिन कैपिटल अकाउंट ये नहीं बनाते हैं। इंस्टीड दे मैनेज कैपिटल फंड विच इज ऑल्सो नोन एज द जनरल फंड। जब इसके बजाय कैपिटल अकाउंट बनाने के बजाय या क्या करते हैं, एक फंड मैनेज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल फंड।
ठीक है, आपके एमसीक्यू में भी ये आ सकता है, आप देख लेना। इसको क्या बोलते हैं? जनरल फंड। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। दैट इज केप्ट एक्टिव बाई डोनेशन। ये जनरल फंड कैसे एक्टिव होता है, मतलब ये कैसे एक्टिव रखते हैं? डोनेशन, जो दूसरे लोग डोनेशन देते हैं उससे ये जनरल फंड क्या होता है? एक्टिव होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, जो मेंबरशिप फीस मिलती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में एक फाइनेंशियल, अब ऐसा नहीं कि अगली साल मैंने कुछ दिया हुआ है तो वो इस साल भी चलेगा, बट यहाँ भी एक फाइनेंशियल ईयर में ही जो इनकम आती है वही इसमें रखते हैं, ठीक है, जनरल फंड में। A proper structure of accounting is prudent of minimize the possibility of embezzlement of funds contributed by other donors and members। मतलब ये स्ट्रक्चर एक, जो जितने भी डोनर्स होते हैं जो डोनेशन देते हैं प्लस जो ये मेंबरशिप फीस आ रही है, इन सारे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है किसमें? इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। For this cause one has to prepare their final account during the closure of the accounting period। एक स्ट्रक्चर फॉर्म में सारा चीज रहे, इसलिए क्या होता है, एक अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। एंड द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर कंप्लीटली पर्टिनेंट इन देयर प्रिपरेशन एज मेंशन्ड अर्लियर। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ इनकॉर्पोरेटेड एज फॉलोज। मतलब इनका जो हम जैसे ये भी डबल एंट्री को फॉलो कर सकते हैं, और ये क्या क्या बनाते हैं हम ये देखने वाले। तो ये कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं? एक तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, एक ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, एक ये बैलेंस शीट बनाते हैं। हम इन तीनों को अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, एंड बैलेंस शीट अकाउंट बनाते हैं। अगर अभी मैं कह दूं कि आपको ये सब आता है तो आपको लगेगा मैम बेवकूफ हो गई, ये क्या बोल रही हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए ये बोल रही हूँ बेटा कि नाम अनेक जरूर हैं लेकिन काम बिल्कुल सेम है। किसकी तरह? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th में बनाया है, बस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये होता है। आपने कैश बुक बनाया है, कैश बुक, ठीक है, कैश बुक बनाया है कि नहीं बनाया? कैश बुक बनाया है, ठीक है, बस तो यही कैश बुक होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बस नाम बदल दो, काम सेम है। इफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज फॉलोड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अगर मान लीजिए कि एक एस्टेब्लिशमेंट है जो डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम को फॉलो करता है, दे हैव टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अगर कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डबल अकाउंट, ये डबल एंट्री को सपोर्ट करता है या फिर फॉलो करता है, तो ये क्या बनाएगा? एक अपना ट्रायल बैलेंस भी बनाएगा, ठीक है, फॉर स्क्रूटनाइजिंग द परफेक्शन ऑफ द लेजर अकाउंट। क्यों? लेजर अकाउंट बनाने के लिए ट्रायल अकाउंट बनाएगा। इट विल ऑल्सो इनेबल्स द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएगा अपना, एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट बनाएगा। मतलब अगर डबल अकाउंटिंग सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो हमको ये दो और बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस में हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ने वाले हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ने वाले हैं और बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, अभी तक आपने सुना, और प्लीज लाइक करिएगा, अपने एडवाइजेस दीजिएगा और शेयर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।